हेलो एवरीवन। आज हम शेक्सपियर के प्ले से फेमस फूल जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। जैसे इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं लाइक फेमस फूल हो गए। जैसे शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज में कौन से फेमस फूल हैं, कौन सी फेमस हीरोइन हैं, और कैरेक्टर्स और उनके जो उन्होंने जो कैरेक्टर्स डिस्गाइज हुए हैं वो कौन कौन सा नाम रखे हैं। कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें मास्क इंक्लूड है, कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें कोरस इंक्लूड है। ये सारा ही देखेंगे हम आज इस वीडियो में। ओके, कोशिश करूँगी कि कंप्लीट कर दूँ, नहीं कंप्लीट हुआ तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू शेक्सपियरियन प्लेज से सबसे पहले हम देखेंगे फेमस फूल्स को देखेंगे। फेमस फूल यानी कि फूल को जिसे दूसरा नाम क्या कहते हैं, कॉमिक कैरेक्टर को देखेंगे। ओके, कॉमिक कैरेक्टर जिसको फूल्स भी कहा जाता है। शेक्सपियर के सारे ही प्लेस की यहाँ पे बात होगी। तो एज यू लाइक इट में फूल का काम किसने किया है? टच स्टोन ने किया है। अगर क्वेश्चन आ गया कि एज यू लाइक इट में फूल या फिर जेस्टर, इससे आप फूल भी बोल सकते हैं, फूल भी बोल सकते हैं, जेस्टर भी बोल सकते हैं, 1 मिनट, जेस्टर भी बोल सकते हैं, और इसे आप क्लाउन भी बोल सकते हैं। ओके, तो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। इसे आप कॉमिक कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, कॉमिक कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो फूल भी है, जेस्टर का काम किसने किया, क्लाउन का काम किसने किया, कॉमिक कैरेक्टर का काम किसने किया, ये सारा ही हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एज यू लाइक इट में पूछ लिया जाएगा कि कॉमिक कैरेक्टर का जो एक्ट है वो किसने किया है, तो टच स्टोन ने किया। यानी कि फूल का काम है टच स्टोन, फूल नाम जो है वो टच स्टोन का है। द फूल, अब इसका द फूल ही नाम है। ये द फूल किंग लियर में फूल का काम किसने किया है? फूल ने ही किया है। नेक्स्ट क्या है? टेम्पेस्ट में फूल का काम किसने किया है? यानी कि जेस्टर का काम किसने किया है? क्लाउन का काम किसने किया है? ट्रिंक्यूलो ने किया है। लव्स लेवल लॉस्ट में क्लाउन का काम किसने किया है? फूल का कोस्टर्ड ने किया है। और फेस्टी किस प्ले का क्लाउन है, यानी कि किस प्ले का फूल है? तो 12th नाइट का है। लॉन्सिलॉट गोबो किसका है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। लवाचे ये किसका है? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल का है। अ फूल इन टाइम, अ फूल किसका है ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए किंग लियर में, यहाँ पे मैं लगाना चाहूँगी किंग लियर में जो आपका है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने। यहाँ पे किंग लियर का जो फूल है वो दा फूल है, और टाइमन ऑफ एथेंस का जो फूल है उसका नाम क्या है? आ फूल है। ठीक है, इस तरह दोनों हैं। नेक्स्ट जो है निक बॉटम किस कैरेक्टर का फूल है, मतलब किस प्ले का फूल है? तो अ मिडसमर नाइट ड्रीम का निक बॉटम। और थर्ड साइड्स किसका है? ट्रॉलिस एंड क्रासिडा का क्लाउन है। तो क्लाउन किस में है ये याद रखिएगा। क्लाउन किस में है? ओथेलो में। तो ओथेलो में क्लाउन का काम कौन करता है? तो क्लाउन ही करता है, ये याद रखिएगा। ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज एंड ड्रोमियो ऑफ यूफिसिस, ये दोनों जो कैरेक्टर हैं ये क्लाउन का काम करते हैं। फूल का किस में? द कॉमेडी ऑफ एरर्स में। स्पीड किस में है? इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में यानी कि स्पीड कौन है? ये क्लाउन का काम करता है, फूल्स का। लॉन्से कौन है? ये भी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में फूल का काम करते हैं। पॉम्पी कौन है? पॉम्पी मेजाफॉर मेजर में फूल का काम करता है। और क्लाउन एंड ऑटोलिकस ये दोनों फूल का काम किस में करते हैं? विंटर्स टेल में। ग्रोमियो किस में करता है? टेमिंग ऑफ द श्रू में। ओके, और देख सकते हैं हम पोर्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है। पोर्टर किस में है? फूल का काम कर रहा है? मैकबेथ में। एंड क्लॉटन जो है वो सिम्बलिन में फूल का काम करता है। फाल्स्टाफ ये इंपॉर्टेंट है फाल्स्टाफ का, और जितनी भी ट्रेजेडी में जो फूल का काम कर रहा है वो भी आपके जो ट्रेजेडी है और जो कॉमेडी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एज यू लाइक इट हो गया, 12th नाइट हो गया, कॉमेडी, मिडसमर नाइट ड्रीम हो गया, मेजर फॉर मेजर हो गया, मच अडू अबाउट नथिंग हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमेडी है, प्रोमिनेंट कॉमेडी है। उसी तरह फाल्स्टाफ इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और हेनरी फोर्थ पार्ट 2, फिर द मैरी वॉइस ऑफ विंडसर। तो ये तीनों प्ले के ही फाल्स्टाफ ही फूल का काम करता है, ये याद रखिएगा। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे फूल्स का तो फिनिश हो गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे फेमस हीरोइंस। शेक्सपियर के प्ले के फेमस हीरोइन कौन कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे, जिन्हें फीमेल कैरेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो फेमस हीरोइन भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है हीरो।
हीरो कौन है? ये फेमस हीरोइन का नाम है। किसमें? मच अडू अबाउट नथिंग। मच अडू अबाउट नथिंग की जो हीरोइन है उस हीरोइन का क्या नाम है? हीरो नाम है। तो आप इसे एक मेल कैरेक्टर का नाम नहीं देंगे, ये एक फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है, ये एक फीमेल कैरेक्टर है। फीमेल कैरेक्टर ये मतलब इस प्ले की हीरोइन है जिसका नाम है हीरो। कैथरीना, कैथरीना किस में आती है? कैथरीना कौन सी प्ले की हीरोइन है? तो डेमिंग ऑफ द श्रू। क्लोपेट्रा, एंटनी एंड क्लोपेट्रा की हीरोइन है। कॉर्डेलिया किसकी है? किंग लियर की हीरोइन है। डेस्टिमोना किसकी है? इन ओथेलो की है। हर्मिया किसकी है? अ मिडसमर नाइट ड्रीम की है हर्मिया। हर्मियोन, उसी तरह एक वर्ड है हर्मियोन। हर्मियोन किसकी है? अ विंटर्स टेल की है हर्मियोन हीरोइन। इशाबेला किसकी है? मेजर फॉर मेजर में इशाबेला हीरोइन है। जूलिया किस प्ले की हीरोइन है? तो द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की जूलिया हीरोइन है। उसी तरह जूलियट, रोमियो एंड जूलियट की हीरोइन है जूलियट। आगे देखेंगे हम लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ, ये मैकबेथ की हीरोइन लेडी मैकबेथ है, भले ही नेगेटिव रोल है बट हीरोइन लेडी मैकबेथ है। उसके बाद मिरांडा, मिरांडा किसकी है? टेम्पेस्ट की हीरोइन है। ओफिलिया किसकी है? तो हैमलेट की हीरोइन है। पोर्शिया किसकी है? तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया हीरोइन है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया। और एक पोर्शिया नाम रहता है, याद रखिएगा, जूलियस सीजर में ब्रूटस की वाइफ का भी पोर्शिया नाम रहता है, तो ये भी याद रखिएगा। पोर्शिया नाम के जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के 2 प्ले में है। एक तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में लीड रोल मतलब लीड रोल कर रही है, यानी कि मेन हीरोइन का ही नाम है। एक जूलियस सीजर में ब्रूटस की वाइफ का नाम है, तो ये याद, ओके। तो उसी तरह रोजालिन, ये एज यू लाइक इट की हीरोइन है रोजालिन। वियला 12th नाइट की हीरोइन है। पोर्शिया जूलियस सीजर की हीरोइन है। तो यहाँ पे देखिए आ भी गया है, पोर्शिया जूलियस सीजर की हीरोइन है। ये पोर्शिया जो जूलियस सीजर में है ये ब्रूटस की वाइफ रहती है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ब्रूटस वाइफ, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे ट्रेजिक हीरोज़ एंड दियर हमार्सिया, मतलब वो जो हमारे प्लेस के ट्रेजिक हीरो हैं उनकी हमार्सिया क्या है, उनकी ट्रेजिक फ्लॉ क्या है। ट्रेजिक फ्लॉ मतलब उनके जो दुखद दोष क्या हैं, ऐसा उसमें उनमें दोष क्या है जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, उनकी हार हो जाती है प्ले में। उनके अंदर कौन सी ऐसी दियर हमार्सिया, ठीक है, उनकी कौन सी ऐसी कमी आ गई है, कौन सी उनकी कमी है। सिंपली जान रखिए कि यहाँ पे कमी की बात हो रही है कि जो प्ले है, प्ले का जो हीरो है, हीरो में कौन सी कमी है। सबसे पहले हम हैमलेट में देखेंगे, हैमलेट में क्या कमी रहती है, नोबल इनएक्शन। वो क्या रहता है, नोबल इनएक्शन की कमी रहती है हैमलेट में, जिसे हम इंडेसिवनेस कहते हैं। इंडेसिवनेस मतलब अनिर्णय, वो कभी भी निर्णय नहीं ले पाता है कि मुझे क्लॉडियस को कब मारना है। हमेशा क्या कहता है, प्रोक्रेस्टिनेशन दिखती है इस प्ले में, प्रोक्रेस्टिनेशन दिखता है, यानी कि वो चीज़ों को क्या करता है, बार बार टालता है। किस चीज़ को, क्लॉडियस को मारने के लिए उसको टाइम नहीं मिलता इस प्ले में, वो प्रोक्रेस्टिनेशन करता है, यानी कि टालता है चीज़ों को कि अच्छा ठीक है अभी तो ये टाइम है, अभी वो टाइम है, बाद में मार लूँगा, अभी वो पूजा कर रहा है तो अभी नहीं मार सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मतलब उसमें क्या करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है। इसलिए हैमलेट की जो ट्रेजिक फ्लॉ है यही है। उसी तरह जूलियस सीजर का देख सकते हैं। जूलियस सीजर में क्या होता है, एक्सेसिव ऑफ प्राइड दिखाता है, क्योंकि उसमें जब जिस दिन 7th ऑफ मार्च को ये रहता है कि निकलना नहीं है आपको बाहर, उसको एक जो क्या बोलते हैं, जो पहले से उसको ज्ञान रहता है, पूर्व ज्ञान रहता है, उसको फोर नॉलेज रहता है कि अगर आप निकलेंगे आइडेस ऑफ मार्च, यानी कि आप 7 मार्च को अगर बाहर निकलेंगे तो आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। बट नहीं, वो निकलता जूलियस सीजर, एक्सेसिव ऑफ प्राइड उसमें दिखती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक्सेसिव ऑफ प्राइड दिखता है जूलियस सीजर में, बहुत ज़्यादा अत्यधिक गौरव उसमें दिखता है, बहुत मैंगोलोमेनिया दिखती है। मैंगोलोमेनिया मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षा दिखता है। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है ओथेलो। ओथेलो में क्या होता है, जेलस ऑफ नेचर, मतलब वो क्या करता है, जेलस ऑफ नेचर, यानी कि ओथेलो में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो प्रकृति से जेलस हो जाता है, या जेलसी उसके अंदर रहती है। क्रेडुअलिटी एंड रेस्टनेस इन एक्शन, मतलब वो स्वभाव से ईर्ष्या उसके अंदर आ जाती है, जो वो कार्य करता है उसमें बहुत ज़्यादा उतावलापन आ जाता है, मतलब इतना आ जाता है
कि यागो इसको बहका ले जाता है। यागो जो बोलता है उसकी बात में आ जाता है और इतना आ जाता है कि वो अपनी ही वाइफ को अनफेथफुल समझ लेता है और उसका मर्डर कर देता है। ओके, किंग लियर में क्या है? किंग लियर में सेल्फ डिल्यूजन है, मतलब खुद की प्रशंसा के बारे में है कि मेरी जितनी भी चापलूसी करो। तो किंग लियर क्या चाहता है? किंग लियर अपनी तीनों बेटियों से पूछता है कि जो भी मेरी सबसे अच्छी चापलूसी करेगा मैं उसे ही अपना राजपाट दूंगा। तो दोनों बेटियां तो चापलूसी कर लेती हैं, लेकिन जो थर्ड वाली है कॉर्डेलिया वो नहीं करती है, इसीलिए उसको बैनिश कर दिया जाता है। तो ये सेल्फ डिल्यूजन है किंग लियर के अंदर, आत्मभ्रम रहता है। द फूली एंड इनकैपेसिटी टू जज ह्यूमन कैरेक्टर, मतलब वो ह्यूमन के कैरेक्टर को क्या करता है, सही से पहचान नहीं पाता है। उसके अंदर एक मूर्खता और मानव चरित्र का न्याय करने में असमर्थ है वो। ठीक है, मानव कैरेक्टर को वो जज नहीं कर पा रहा, उसमें वो इनकैपेसिटी दिखाता है। उसी तरह मैकबेथ का देखिए, वॉल्टिंग एक्सेसिव ओवरलैपिंग एम्बिशन है। ऐसा एम्बिशन है मैकबेथ का ना कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक ओवरलैपिंग एम्बिशन है। इतना उसका एम्बिशन होता है कि उसको अपने एम्बिशन पूरा करने के लिए वो राजा की हत्या करता है, देन वो बैंकों के बच्चों का हत्या करता है, देन मैकडफ के फैमिली की हत्या कर देता है। सिर्फ क्या करने के लिए? राजा, स्कॉटलैंड का राजा बनने के लिए। उसने अपनी महत्वाकांक्षा को सबसे ऊपर रखता है, बाकी चीज़ों को वो बाद में, उसको दिखाई नहीं देता है अपने एम्बिशन के चक्कर में, उसको ये नहीं दिखाई देता वो क्या कर बैठता है। तो ये चीज़ें मैकबेथ में ही दिखाई देती है। और कोरियोलेनस में प्राइड दिखता है। ओके, उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? कोरियोलेनस का प्राइड है, बहुत ज़्यादा गौरव है उसको। ओके, तो ये चीज़ें, ये जो हीरो हैं उनके जो हमारसिया है, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कौन से नायक की या कौन से हीरो की या कौन सी प्रोटैगनिस्ट की कौन सी हमारसिया है, कौन सा ट्रेजिक फ्लॉ है। आगे चलते हैं। अब इसमें आता है कैरेक्टर्स एंड दियर नेम्स इन डिस्गाइज। अब शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, डिस्गाइज हो जाते हैं, यानी कि अपना रूप बदल लेते हैं। तो जब रूप बदलते हैं तो वो कौन सा नाम अपना अज्यूम करते हैं, मतलब कौन सा नाम रखते हैं अपना जब रूप बदलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पोर्शिया। पोर्शिया किस में रहती है? ये किसकी हीरोइन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस की है। ये भी क्या करती है? ये अपना रूप बदलती है, डिस्गाइज होती है। तो क्या बनती है? डॉक्टर ऑफ लॉ बनती है, जिसका नाम क्या रहता है? बाल्थसर। ठीक है, जब ये डिस्गाइज होती है तो याद रखिएगा, डिस्गाइज इसका नेम क्या रहता है? बाल्थसर, यानी कि डॉक्टर ऑफ लॉ के रूप में ये बनती है। उसी तरह दूसरी जो कैरेक्टर है नरेशा, ये भी इसी के साथ रहती है, मतलब इसी की अटेंडेंट बोल सकते हैं, लेडी अटेंडेंट, इसी के साथ रहती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ये भी बन जाती है, ये भी डिस्गाइज हो जाती है। तो डिस्गाइज होके ये क्या बनती है? स्टीफेनो बनती है, ये याद रखिएगा। इसका डिस्गाइज नेम क्या है? स्टीफेनो। मतलब जो इसमें क्या बनती है? बाल्थसर का लॉ क्लर्क रहता है, तो स्टीफेनो बन जाती है, यानी कि बाल्थसर का लॉ क्लर्क। ओके, जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वियला, ये 12th नाइट की हीरोइन है। ये भी अपना रूप बदलती है, डिस्गाइज होती है। तो ये क्या बन जाती है? सिजेरियो बन जाती है। इसका जो डिस्गाइज नेम है वो सिजेरियो है, ये याद रखिएगा, जो कि एक यूनक है। ओके, ये चीज़ें समझ लीजिएगा। दूसरा है रोजालिन, ये एज यू लाइक इट की हीरोइन है, और ये जब डिस्गाइज होती है तो ये गैनीमेड बनती है। इसका डिस्गाइज नेम क्या है? गैनीमेड। उसी तरह सीलिया है, सीलिया भी एज यू लाइक इट में है, जो रोजालिन की कज़िन है। तो ये जब डिस्गाइज होती है तो इसका डिस्गाइज नेम क्या रहता है? एलिना। उसी तरह एडगर है किंग लियर में। किंग लियर में जो एडगर है ये पुअर टॉम बनता है। ये भी डिस्गाइज होके रहता है, अपने घर से बहुत दूर चला जाता है और डिस्गाइज होके वहाँ एक हट में, एक झोपड़ी में रहता है। पुअर टॉम ए बेडलम बेगर के रूप में वह वहाँ पे जंगल में एक झोपड़ी में रहता है। ठीक है, विंसेंसियो कहाँ का है? मेजर का है। ये भी अपना रूप जब धारण करता है, डिस्गाइज होता है, तो इसका नाम क्या रहता है? फ्रायर लोडोविको के रूप में ये जाता है। इसका जो राजा रहता है, मेजर का जो राजा रहता है, विंसेंसियो का जो राजा रहता है, विंसेंसियो नाम रहता है। ये भी अपना राजपाट छोड़ के चला जाता है, और जब जाता है तो अपना नाम क्या रखता है? फ्रायर लोडोविको। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ये सिम्बलिन की हीरोइन है, इमोजन। ठीक है, ये भी अपना रूप धारण करती है, यानी कि ये भी डिस्गाइज होती है। तो नाम क्या रखती है? द पेज फिडेल। ठीक है, ये जब अपने हस्बैंड को ढूंढने जाती है, इमोजन जब अपने हस्बैंड को ढूंढने जाती है तो वहाँ पे ये डिस्गाइज होके जाती है। तो नाम क्या रखती है? द पेज फिडेल। उसी तरह एक कैरेक्टर है बिलेरियस।
बिलेरियस किस में है, सिम्बलिन में है। ये भी जब डिस्गाइज होता है तो इसका नाम क्या रहता है, मॉर्गन राम रहता है। ओके, तो ये कुछ थे जो कैरेक्टर और उनके दियर नेम्स इन डिस्गाइज। जब वो डिस्गाइज होते हैं, जब वो रूप अपना चेंज करते हैं, मतलब भेष बदलते हैं, तो उन्होंने कौन सा नाम रखा था। अब हम देखेंगे शेक्सपियर के कौन से ऐसे प्ले हैं जिसमें उन्होंने मास्क को इंक्लूड किया है। शेक्सपियर प्ले दैट इंक्लूड मास्क, कौन से ऐसे प्ले हैं जिसमें मास्क है, इंक्लूड है। तो सबसे पहले देखेंगे हेनरी 8 में मास्क है, इसमें आपको मास्क जरूर दिखेगा, इंक्लूड शामिल है, इंक्लूड है। दूसरा है मिडसमर नाइट ड्रीम में भी मास्क है। तीसरा है रोमियो एंड जूलियट में मास्क है। चौथा है टेम्पेस्ट में भी मास्क का उन्होंने यूज़ किया है। तो ये चारों ऐसे उनके प्ले हैं शेक्सपियर के जिसमें मास्क को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्या है, शेक्सपियर के जो प्लेज हैं दैट हैव कोरस। शेक्सपियर के कौन से ऐसे प्लेज हैं जिसमें कोरस को उन्होंने यूज़ किया है। कोरस हैं, कौन से ऐसे प्ले हैं जिसमें कोरस है। तो रोमियो एंड जूलियट में कोरस, कोरस किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ डांसर को कहते हैं। किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ डांसर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ डांसर्स। तो ये एक जो कोरस है वो शेक्सपियर के किस किस प्ले में है, रोमियो एंड जूलियट में है, हेनरी 5 में है, पेरिक्लीज में है और विंटर्स टेल में भी है, एंटनी एंड क्लोपेट्रा में। तो ये याद रखिएगा, इतने प्ले में, यानी कि 5 प्ले हैं यहाँ पे, रोमियो एंड जूलियट, हेनरी 5, पेरिक्लीज, विंटर्स टेल, एंटनी एंड क्लोपेट्रा में कोरस इंक्लूड है, कोरस आपको दिखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे शेक्सपियर के प्लेज हैं जिसमें एपीलॉग है। शेक्सपियर के ऐसे कौन से प्ले हैं जिसमें एपीलॉग है। एपीलॉग क्या होता है, एंड ऑफ द प्ले। एपीलॉग से आप ई से याद रखेंगे, एंड ऑफ द प्ले। एंड ऑफ द प्ले जब एक कैरेक्टर स्टेज पे आके स्पीच देता हो, जब प्ले अंत होने लग जाता है, जब प्ले ख़त्म हो जाता है, तो एक कैरेक्टर आके स्टेज पे स्पीच देता है, उसे बोलते हैं एपीलॉग, ठीक है। और प्रोलॉग क्या होता है, इसी का उल्टा प्रोलॉग है। प्रोलॉग क्या होता है, वो प्रस्तावना, जब प्ले शुरू होता है तो पहले हम क्या देते हैं, प्रस्तावना देते हैं ना, तो उसे बोलते हैं प्रोलॉग। तो स्टार्ट ऑफ द प्ले आप याद रख सकते हो, प्रोलॉग को आप स्टार्ट ऑफ द प्ले याद रख सकते हो। एपीलॉग को ई से आप याद रख सकते हो, एंड ऑफ द प्ले में। एपीलॉग कब आता है, एंड ऑफ द प्ले, और प्रोलॉग कब आता है, स्टार्ट ऑफ द प्ले या बिगिनिंग ऑफ द प्ले। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन से ऐसे प्ले हैं जिसमें एपीलॉग है। जैसे पहला देख लेते हैं, मिडसमर नाइट ड्रीम में भी एपीलॉग है। दूसरा जो प्ले है लव्स लेबर्स लॉस्ट, इसमें भी एपीलॉग इंक्लूड है, इसमें भी एपीलॉग उन्होंने यूज़ किया है। यहाँ पे बताया गया शेक्सपियर ने यूज़ किया एपीलॉग इन 6 कॉमेडीज़, अपने 6 कॉमेडीज़ में उन्होंने एपीलॉग को यूज़ किया है। तो पहली कॉमेडीज़ है मिडसमर नाइट ड्रीम, दूसरी है लव्स लेबर लॉस्ट। अच्छा, लव्स लेबर लॉस्ट याद आया, ये एक ओरिजिनल प्ले है इनका, ये याद रखिएगा, ओरिजिनल प्ले है, ठीक है, ये ओरिजिनल प्ले है, तो ये याद रखिएगा। ओरिजिनल प्ले क्या होते हैं, ऐसे प्ले जिनका सोर्स किसी और बुक से या कहीं और से ना लिया हो, जिनका एक ओरिजिनल सोर्स हो, वो किसी और बुक से ना लिया गया हो, ठीक है, तो वो ओरिजिनल प्ले है। तो लव्स लेबर लॉस्ट इनका ओरिजिनल प्ले है। खैर यहाँ पे बात क्या हो रही थी कि इसमें एपीलॉग है, मिडसमर नाइट ड्रीम में एपीलॉग है, लव्स लेबर लॉस्ट में एपीलॉग है। थर्ड जो है एज यू लाइक इट में एपीलॉग है, रोजालिन बोलती है ना लास्ट में एपीलॉग, रोजालिन बोलती है लास्ट में एपीलॉग। उसी तरह 12th नाइट में भी एपीलॉग है, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा में भी एपीलॉग है, एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में भी एपीलॉग है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसमें भी आपके एपीलॉग हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओके, हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि शेक्सपियर यूज्ड एपीलॉग इन 3 हिस्ट्री प्लेज। यहाँ पे क्या बताया जा रहा था, यहाँ पे टेम्पेस्ट भी है, बट यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया कि शेक्सपियर ने यूज़ किया एपीलॉग 6 कॉमेडीज़ में यूज़ किया है, ठीक है। जिसके भी दिमाग में टेम्पेस्ट आ रहा होगा, अभी थोड़ा सब्र रखिए, नीचे टेम्पेस्ट आएगा। 6 कॉमेडीज़ की बात हो रही है, तो 6 कॉमेडीज़ में उन्होंने एपीलॉग को यूज़ किया है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, शेक्सपियर ने एपीलॉग का यूज़ 3 हिस्टोरिकल प्लेज भी उन्होंने किया है, मतलब 3 हिस्ट्री प्लेज में भी उन्होंने एपीलॉग का यूज़ किया। जैसे हेनरी 4 में उन्होंने किया है, हेनरी 5 में किया है, हेनरी 8 में किया है, ये तीनों में उन्होंने एपीलॉग का यूज़ किया है अपने हिस्टोरिकल प्ले में।
नेक्स्ट क्या है, शेक्सपियर यूज्ड एपिलॉग इन वन ट्रेजेडी। उन्होंने, शेक्सपियर ने अपनी एक ट्रेजेडी में उन्होंने एपिलॉग यूज़ किया है। तो टाइमन ऑफ एथेंस में या टिमोन ऑफ द एथेंस में उन्होंने एपिलॉग यूज़ किया है। ऐसा इसलिए अलग अलग दे दिया गया है ताकि आप अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। ओके तो शेक्सपियर ने यूज़ किया है अपने एक ट्रेजेडी में। ट्रेजेडी का नाम क्या है, टिमोन ऑफ द एथेंस। नेक्स्ट जो है, शेक्सपियर यूज्ड एपिलॉग इन 3 रोमांसेस। तो शेक्सपियर ने एपिलॉग का यूज़ और कहाँ किया है, अपने 3 रोमांसेस में उन्होंने एपिलॉग का यूज़ किया है, यानी कि 3 ड्रामेटिक रोमांस में किया है। ड्रामेटिक रोमांस बोल सकते हैं, ड्रामेटिक रोमांस में उन्होंने किया। कौन कौन से, पेरिक्लीज में उन्होंने एपिलॉग यूज़ किया है, टेम्पेस्ट में, द 2 नोबल किंग्समैन में इन्होंने इसमें किया है। ओके तो ये हो गए, ये जो 3 ड्रामेटिक रोमांस हैं जिसमें एपिलॉग को यूज़ किया गया है। ओके अब हम आगे देखेंगे। वैसे हमें डॉक्टर रंजीत सर का थैंकफुल होना चाहिए जिन्होंने इतनी अच्छी बुक निकाली है टीजीटी की कि सारे ही चीज़ों को उन्होंने उसमें इंक्लूड कर दिया है। बहुत ही मेहनत उन्होंने किया है और उनका हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए कि कोई भी अगर उनकी बुक पढ़ ले, टीजीटी को अच्छे से पढ़ ले, थॉरोली पढ़ ले, तो ये समझ ले कि टीजीटी फिर क्रैक ही कर लेगा कि सारा कुछ उन्होंने एक जगह पे ही रख दिया है। डॉक्टर रंजीत सर, अच्छी बुक है उनकी जितनी भी है, तो हमें थैंकफुल होना चाहिए डॉक्टर रंजीत सर के। ओके मैं तो थैंकफुल हूँ उनकी। तो यहाँ पे 1 मिनट, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के जो प्लेज है दैट है प्रोलॉग। शेक्सपियर के ऐसे कौन से प्लेज हैं जिसमें प्रोलॉग है, ये बताना है। प्रोलॉग अभी मैंने बताया कि स्टार्ट ऑफ द प्ले, जो प्ले की शुरुआत में प्रस्तावना बताई जाती है उसे प्रोलॉग कहते हैं। तो हेनरी 8 में उन्होंने यूज़ किया है, रोमियो एंड जूलियट में किया है पेरिकल्स, जिसका टाइटल क्या है, सब टाइटल क्या है, प्रिंस ऑफ टायरे। हेनरी 4 पार्ट 1 या पार्ट 2 में किया है और हेनरी 5 में किया है। ये तीनों, ये जितने भी प्लेज हैं यहाँ पे सब में प्रोलॉग उन्होंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ फेमस लाइन्स हैं शेक्सपियर के सोनेट से, कुछ फेमस लाइन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके एग्ज़ाम में आती हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे सोनेट नंबर 18 की लाइन है, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। मतलब क्या मैं आपकी तुलना गर्मी के दिन से करूं जो आपकी कला अधिक सुंदर और अधिक समतीक्ष्ण है, बहुत ही टेम्परेट है। ये जो लाइनें हैं ये शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 की लाइन है, तो इसको याद रखिएगा। सोनेट नंबर 65 की जो लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, सिंस ब्रास नॉट नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉट नॉर बाउंडलेस सी, ये सोनेट नंबर 65 की लाइन है। नेक्स्ट जो है आपका सोनेट नंबर 116 जो है, ये ट्रू लव के नाम से जाना जाता है, इसका टाइटल है ट्रू लव। लेट मी नॉट द मैरिज, इसमें मैरिज ज़रूर आता है, इसका अगर कीवर्ड देखा जाए तो मैरिज ज़रूर आता है। सोनेट नंबर 116 में मैरिज आता है। तो लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स वेन इन अल्ट्रेशन फाइंस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, मतलब मुझे सच्चे मन से शादी करने दो, नहीं सॉरी यहाँ पे नॉट है कि मुझे सच्चे मन से शादी नहीं करने दो, क्योंकि जो प्यार है ना, लव इज़ नॉट लव, ये जो प्यार है ये प्यार नहीं होता है, ये कभी भी बदल जाएगा, क्योंकि ये समय के साथ ये प्यार भी बदल जाएगा। ठीक है, तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, सोनेट नंबर 116 जिसे ट्रू लव के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह सोनेट नंबर 130, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, कोरल इज़ फॉर मोर रेड दैन हर लिप्स रेड। तो यहाँ पे भी ये जो लाइनें हैं, माई मिस्ट्रेस मतलब मेरी जो मालकिन, मेरी जो मिस्ट्रेस है, उसकी आंखें सूरज की तरह हैं, सूरज की तरह कुछ भी नहीं है। और कोरल एक मूंगा होता है, कोरल इज़ फॉर मोर रेड दैन हर लिप्स रेड, और कोरल जो उसके होठों की लाली से कहीं अधिक लाल है। तो ये जो लाइनें हैं आपकी, ये कहाँ पे आती हैं, ये सोनेट नंबर 130 की लाइन है विलियम शेक्सपियर की। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स थे, हमने पढ़ लिए हैं। अब हम विलियम शेक्सपियर के की पॉइंट्स पे चलेंगे, यानी कि विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ, ताकि फिर आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे देखेंगे की पॉइंट्स स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन, विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे तो 23 अप्रैल 1564 में ये पैदा हुए थे, ये याद रखिएगा। और 23 अप्रैल
यहाँ से हम जल्दी जल्दी चलेंगे। 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हो जाती है, ये याद रखिएगा। 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हो जाती है। ओके, यस, 1616 में इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे हम वो है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड ऑन। तो विलियम शेक्सपियर को बैप्टाइज कब किया गया? तो 26 अप्रैल 1564 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 में उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन ऑल्दो हिज मोन्यूमेंट वॉज एरेक्टेड इन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर को स्टैटफोर्ड अपॉन एवन के चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी में दफनाया गया था। हालांकि जो उनका स्मारक है कहाँ बनाया गया था, उनका जो मोनूमेंट है वो कहाँ बनाया गया था? तो वेस्टमिनिस्टर एबे में उनको बनाया। उनका जो मोनूमेंट है ना वो कहाँ पे बनाया गया था? वेस्टमिनिस्टर एबे में। पहले ऐसी कवि हैं जिनको वेस्टमिनिस्टर में रखा गया था, वो कौन थे? चौसर थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि शेक्सपियर जो हैं, शेक्सपियर बर्थ प्लेस ही, शेक्सपियर का बर्थ प्लेस क्या है? तो स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्टैटफोर्ड ऑन एवॉन बट व्हाट कंट्री इज द टाउन इन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर को जो जन्म है हुआ वो स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ है। यहाँ पे ऑन एवॉन है लेकिन आपका अपॉन एवॉन ही आएगा। अगर एग्ज़ाम में कभी भी आता है स्टैटफोर्ड ऑन एवॉन या अपॉन एवॉन तो आप इसी पे जाएंगे, अपॉन एवॉन पे जाएंगे। ओके, तो शेक्सपियर का जन्म यहाँ हुआ था। देन बट व्हाट कंट्री इज टाउन इन, कौन से कंट्री में हुआ था ये बताना है कि लेकिन ये शहर किस कंट्री में है। ये जो स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन है ये जो है ये किस कंट्री में है? तो वॉरविकशायर में है। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। स्टैटफोर्ड ऑन एवॉन कहाँ है? वॉरविकशायर में है। Who is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा का सबसे महान लेखक और दुनिया का सबसे महान नाटककार किसे माना जाता है? तो विलियम शेक्सपियर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शेक्सपियर्स पेरेंट्स वर, शेक्सपियर के माता पिता थे जॉन शेक्सपियर थे और मैरी आर्डन थी। उनकी माँ का नाम मैरी आर्डन था, उनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था। व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ जॉन शेक्सपियर। अब यहाँ पे जॉन शेक्सपियर किसकी बात हो रही है? शेक्सपियर की फादर की बात हो रही है कि शेक्सपियर के फादर का बिजनेस क्या था। तो वो एक ग्लवर थे एंड वाइटआवर, ठीक है, वो एक ग्लवर थे और वाइटआवर थे, यानी कि लेदर वर्कर थे। वो चमड़े का काम करने वाले थे बाय ट्रेड, मतलब वो चमड़े का काम भी करते थे और एक ग्लवर भी थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब एक ग्लवर थे और एक वाइटआवर थे। जो लेदर वर्कर होते हैं उन्हें बोलते हैं, यानी कि चमड़े का काम करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एडुकेटेड इन। तो शेक्सपियर की जो शिक्षा हुई है वो प्रोबेबली वो कहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी, एजुकेशन ली थी? तो किंग्स न्यू स्कूल इन स्टैटफोर्ड में उन्होंने लिया था, जो कि एक ग्रामर स्कूल था। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शेक्सपियर्स वाइफ एन हैथवे वॉज 8 ईयर ओल्डर टू हिम एंड सी बिलोंग टू। ये बताना है कि शेक्सपियर की जो वाइफ हैं एन हैथवे उनसे 8 साल बड़ी थी और वह कहाँ की थी, मतलब कहाँ से बिलोंग करती थी? तो शॉर्टरी से बिलोंग करती थी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। ओके, शॉर्टरी से बिलोंग करती थी, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट सभी हैं। नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में शेक्सपियर मैरिड 26 ईयर ओल्ड एन हैथवे। शेक्सपियर ने 26 साल की एन हैथवे से शादी करते हैं। द कंसिस्टरी कोर्ट ऑफ द डायोसीस ऑफ वर्सेस्टर इशू अ मैरिज लाइसेंस ऑन। आगे क्या कहा जा रहा है कि वर्सेस्टर सूबा के जो कॉन्स्टेंट्री है कोर्ट ने विवाह लाइसेंस कब जारी किया था? तो 27 नवंबर 1582 में इन्होंने जारी कर दिया था विवाह, जो मैरिज लाइसेंस होता है इन्होंने जारी कर दिया था। किसने? ये वर्सेस्टर सूबा के जो कॉन्स्टेंट्री हैं कोर्ट ने किया था। ठीक है, वर्सेस्टर। नेक्स्ट, हाउ मेनी ईयर सीनियर वॉज एनी हैथवे टू शेक्सपियर। तो एनी हैथवे शेक्सपियर से कितनी साल बड़ी थी? तो 8 ईयर्स यानी कि 8 साल की वो बड़ी थी। ये 18 के थे जब इन्होंने शादी इनसे की थी और ये 26 की थी एन हैथवे, तो 8 साल की ये बड़ी थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब इन्होंने शादी की थी तो ये 6 मंथ प्रेग्नेंट भी थी।
ओके, चलिए नेक्स्ट वन। 6 months आफ्टर द मैरिज एनी हैथवे गिव बर्थ टू आ डॉटर नेम। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि शादी के 6 महीने बाद ही एनी ने एक जन्म दिया, एक बेटी को जन्म दिया। उस बेटी का नाम क्या था? सुसैना था। उस बेटी का क्या नाम था? सुसैना था, ये याद रखिएगा। जिसको बैप्टाइज कब किया गया था? 26 मई 1583 में जिसको बैप्टाइज किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवान, या सिंपली द बार्ड। ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं करा रही हूँ ना, एकदम शुरुआत से क्वेश्चन है, एकदम लास्ट तक आपको टफ मिलता जाएगा। इजी से आपका इजी से मॉडरेट से टफ जाएगा, क्योंकि शेक्सपियर से रिलेटेड पूरा ही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने किया है, डॉक्टर रंजीत सर ने किया है। चलिए, हु इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवॉन और सिंपली द बार्ड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है, इंग्लैंड के नेशनल पोएट किसे कहा जाता है, जिसे बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता है, जिसे द बार्ड भी कहा जाता है, तो विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। तो इंग्लैंड के नेशनल पोएट भी यही हैं, बार्ड ऑफ एवॉन भी इन्हें कहा जाता है, द बार्ड भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट। शेक्सपियर की जो ट्विंस हैं, शेक्सपियर के ट्विंस बच्चे हुए थे बाद में, सुसैना के बाद में। एक डॉटर था, सन डॉटर वर बैप्टाइज। दोनों, मतलब एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों को बैप्टाइज कब किया गया था? 2 फेब में किया गया था 1585 में। तो वो दोनों जो लड़का लड़की थे, जो ट्विंस थे, उनका नाम क्या था? लड़के का नाम हैमनेट था, जो करीबन 11 साल का था। जूडिथ थी, ये लड़की थी, सुसैना के बाद की थी। ठीक है, ये ट्विंस थे शेक्सपियर के। नेक्स्ट, इट इज़ बिलीव दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। आगे कहा जा रहा है, ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर को किसके बागीचों में हिरन के शिकार का दोषी पाया गया था? तो सर थॉमस लूसी के गार्डन में शेक्सपियर को डियर पोचिंग करते हुए पाया गया था, यानी कि हिरन का शिकार करते हुए पाया गया था। और इसीलिए ये इन पे केस भी कर देते हैं, और इसलिए इनको वहाँ से अपने वॉरविकशायर से जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज़ नरेटेड डियर पोचिंग टेल अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क्स। आगे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऑथर ने अपनी रचनाओं में शेक्सपियर के बारे में हिरन शिकार की कहानी का वर्णन किया है? तो निकोलस रो ने किया है सम अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ठीक है, निकोलस रो ने कुछ वृत्तांत में, जैसे आपका क्या है, लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ये इनका वर्क था। इसमें इन्होंने शेक्सपियर के जो हिरन डियर पोचिंग वाला है, इसको नरेट किया था, वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर। आगे कहा जा रहा है कि किस लेखक ने बताया कि शेक्सपियर एक देहाती स्कूल मास्टर थे। ये किस लेखक ने बताया, किस ऑथर ने रिपोर्ट किया है? तो जॉन ऑब्रे ने किया है। इनका जन्म 1626 में हुआ था, इनकी डेथ हुई थी 1697 में। तो बताना है कि किस ऑथर ने रिपोर्ट किया था कि शेक्सपियर क्या है, एक कंट्री स्कूल मास्टर, एक देहाती स्कूल मास्टर थे। तो जॉन ऑब्रे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन इन। उन्होंने यही डियर पोचिंग की वजह से उन्होंने अपना होम विलेज छोड़ दिया था और लंदन के लिए रवाना हो गए थे 1587 में। क्यों हुआ था? क्योंकि जब इन्होंने डियर पोचिंग इनको शिकार करते हुए पाया गया तो थॉमस लूसी ने क्या कर दिया, इन पे केस कर दिया। अब इनको डर हो गया कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। ये क्या करते हैं, अपना होम विलेज वहाँ से अपने होम विलेज को छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। अब इनको नहीं पता था, इनको तो बनना कुछ और था ना, किस्मत ने उन्हें लंदन तक पहुँचाया, क्योंकि इनको बनना कुछ और था। लंदन का एक फेमस ऑथर जो आज हम सब भी पढ़ रहे हैं, उनको ये बनना था। अगर वो उस समय नहीं गए होते ना वहाँ से, डियर पोचिंग के चक्कर में अगर वो नहीं छोड़े होते, तो शायद आज हम शेक्सपियर को नहीं जानते। रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइंड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लंदन पहुंचकर 1587 में शेक्सपियर ने किसे ज्वाइन किया था? तो अब वो लंदन पहुंच गए। ठीक है, अपने होम विलेज को उन्होंने छोड़ दिया और 1587 में वो लंदन आ गए। तो यहाँ पे आके उन्होंने बारबेज, एक कंपनी थी, बारबेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, इसमें इन्होंने ज्वाइन कर लिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, उन्होंने अपना होम विलेज लंदन के लिए कब छोड़ा, 1587 में। और 1587 में वो लंदन पहुंचकर बारबेज कंपनी को भी ज्वाइन कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन अगस्त 11 1596 वन ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 11। तो 11 अगस्त 1596 में शेक्सपियर के बच्चों में से किसी एक की डेथ हो जाती है जिसकी उम्र 11 साल की रहती है। तो उनका बेटा हैमनेट की डेथ हो जाती है। मतलब कोई पता नहीं किस रीजन डेथ होती है ये पता नहीं, बताया नहीं गया है, बट डेथ हो जाती है 11 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर ने लंदन में एक अभिनेता के रूप में सफल करियर किस अवधि के बीच शुरू किया था। ठीक है, किस टाइम पीरियड के शुरू किया था। मतलब विलियम शेक्सपियर ने लंदन में एक एक्टर के रूप में, एक सक्सेसफुल अभिनेता के रूप में सफल करियर किस पीरियड में शुरू किया था, मतलब किस पीरियड के बीच में शुरू किया था ये बताना है। तो 1585 और 1592 के बीच में इन्होंने, वो टाइम पीरियड क्या था, 1585-1592 का पीरियड था जब विलियम शेक्सपियर ने अपना सक्सेसफुल करियर शुरू किया था लंदन में एक एक्टर के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स करियर लाइफ इज रेफर्ड एज लॉस्ट ईयर्स बाय स्कॉलर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के करियर या जीवन के किस काल को विद्वानों द्वारा खोए हुए वर्ष कहा गया है। मतलब शेक्सपियर का कौन सा ऐसा करियर है, कौन सा ऐसी लाइफ है जिसे स्कॉलर्स के द्वारा कहा जाता है कि ये लॉस्ट ईयर्स है। सिंपली कहा जाए कि शेक्सपियर का करियर का लॉस्ट ईयर किसे कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा 1585 से 1592 ये जो ईयर था ये शेक्सपियर का लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है। ओके, ये याद रखिएगा, लॉस्ट ईयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एंड एज ऑथर फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किस नाटक के लेखक के रूप में सबसे पहले शेक्सपियर का नाम लिखा गया था, ये बताना है। किस नाटक के, किस प्ले के लेखक के रूप में सबसे पहले शेक्सपियर का नाम लिखा गया था। तो लव्स लेबल लॉस्ट, वो प्ले क्या था, लव्स लेबल लॉस्ट। लव्स लेबल लॉस्ट ऐसा प्ले था कि सबसे पहले शेक्सपियर का नाम इनके लिए लिखा गया था, इस प्ले के लिए। नेक्स्ट, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज। तो शेक्सपियर ने अपने प्लेज कब लिखे। तो 16 एंड 17 सेंचुरी में शेक्सपियर ने अपने प्लेज लिखे थे, ये याद रखिएगा। 16 एंड 17 सेंचुरी में शेक्सपियर ने अपने प्लेज लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद। तो लंदन में वो थिएटर कौन सा था जिससे शेक्सपियर एसोसिएट हैं, यानी कि संबंधित थे। तो ग्लोब थिएटर से वो एसोसिएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपनीज वॉज हो जाएगा। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज हो जाएगा। कंपनीज है यहाँ पे, ये पूरा कंपनीज है फिर वॉज है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस थिएटर कंपनी के शेक्सपियर द्वारा स्वामित्व थे, यानी कि निम्नलिखित में से किस थिएटर कंपनी का स्वामित्व शेक्सपियर के पास था। मतलब शेक्सपियर ही उसके ओनर थे, जहाँ पे उनके मास्टरपीस को पहली बार परफॉर्म्ड किया गया था। कौन सा ऐसा थिएटर था जिसके शेक्सपियर खुद ओनर थे और उनके मास्टरपीस को वहाँ पे परफॉर्म किया, तो ग्लोब थिएटर के थे। ओके, नेक्स्ट, शेक्सपियर परचेस्ड शेयर्स इन द ग्लोब थिएटर इन। शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर के जो शेयर को उसको परचेस कब किया था, तो 1599 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन्ड। हाँ, पार्टली ओन्ड है। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर के जो आंशिक स्वामित्व वाली प्लेइंग कंपनी किंग्समैन का पहला नाम क्या था। ठीक है, यानी कि ये जो किंग्समैन हुआ है, जो उनकी प्लेइंग कंपनी थी, किंग्स नेम हुआ है, जिसका पहला नाम क्या था विलियम शेक्सपियर का, तो लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन था। बाद में ये किंग्समैन बना है, लॉर्ड चेम्बरलेन्स ये चेंज होके किंग्समैन में हो गया जब। ओके, तो ये याद रखिएगा कि किंग्समैन लॉर्ड चेम्बरलेन्स, यानी कि देखिए 1658 में ये एलिजाबेथन जब एज रहता है 1658 से 1603 में जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है तब किसका रेन आता है, किंग जेम्स का।
1603 में किसका रेन आता है? किंग जेम्स का। जब किंग जेम्स का रेन आता है तब जाके जो शेक्सपियर की थिएटर कंपनी है, ये प्लेइंग कंपनी है, इसको नाम चेंज करके किंग्स मैन रखा जाता है, क्योंकि इसी के नाम पे रखा जाता है, किंग्स मैन यही रखता ही है। तो ये भी याद रखिएगा कि कब नाम चेंज होता है। 1603 में ये किंग्स मैन, लॉर्ड चैम्बरलेन से ये किंग्स मैन बन जाता है 1603 में, जब किंग जेम्स आता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट हैपेंड द ग्लोब थिएटर इन 1613, मतलब 1613 में ग्लोब थिएटर के साथ क्या होता है? ये बर्न डाउन, ये जल जाता है जब एक थिएट्रिकल कैनन मिस फायर होता है। मिस फायर के दौरान ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ शेक्सपियरियन प्ले, उस समय शेक्सपियर का कौन सा प्ले परफॉर्मेंस होता है? तो हेनरी VIII, जिसका दूसरा नाम हम जान सकते हैं ऑल इज ट्रू, ऑल इज ट्रू के नाम से भी ये जाना जाता है, इसे सबटाइटल भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे सिंपली पूछा कि 1613 में ग्लोब थिएटर के साथ क्या होता है, तो 1613 में ग्लोब थिएटर जल जाता है और उस समय शेक्सपियर का प्ले हेनरी VIII परफॉर्म होता है। जब जल जाता है तो इसी के कारण ये जो हेनरी VIII है शेक्सपियर का, ये अनफिनिश्ड रह जाता है। तो शेक्सपियर का ये जो प्ले है, हिस्टोरिकल वर्क है, ये अनफिनिश्ड वर्क है, इसी रीजन ये अनफिनिश्ड रह जाता है। तो ये याद रखिएगा, जिसका दूसरा सबटाइटल क्या है? ऑल इज ट्रू के नाम से जाना जाता है। ओके, और उसके बाद रिबिल्ड कब होता है? तो रिबिल्ड आप याद रखिएगा, रिबिल्ड कब होता है? रिबिल्ड आपका 1614 में हो जाता है। रिबिल्ड आपका दिया होगा नीचे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, हाउ इज, यहाँ पे बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ इज शैम वाना मेकर, हाउ इज शैम वाना मेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर? ये जो शैम वाना मेकर है, ये शेक्सपियर से कैसे कनेक्टेड है, कैसे जुड़े हैं, ये बताना है कि जो शैम वाना मेकर है ये शेक्सपियर से कैसे जुड़े हैं। तो हिज विजन लेड टू द रेस्टोरेशन ऑफ शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर, मतलब उनकी जो दूर की दृष्टि से शेक्सपियर के ग्लोब थिएटर का क्या हो गया था? रेस्टोरेशन हो गया था, इस वजह से ये मिले थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मतलब शेक्सपियर का जो ग्लोब थिएटर का रेस्टोरेशन करना था, तो ये जॉन सैम वाना मेकर आए थे, इस वजह से इनसे मुलाकात हो गई थी, ये जुड़ गए थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑफ दीज फ्रेजेस अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फ्रेज शेक्सपियर के ग्रेव स्टोन पर लिखा है, अपीयर है? तो क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बॉन्स, मतलब उसको, उस पर्सन को वो क्या कर रहे हैं? श्राप दे रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, जो उनके कब्र के पास आएगा और उनके हड्डियों को टच करेगा। तो ये लाइनें आती हैं, ये शेक्सपियर के ग्रेव स्टोन पर ये फ्रेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीनस एंड एडोनिश एक पोयम है, किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? गुड फ्रेंड, अच्छे दोस्त, फॉर जीसस सेक, फॉर जीसस के लिए, अच्छे दोस्त, जीसस के खातिर यहाँ, टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हेयर, जो ज़मीन के जो धूल को खोदना बंद कर दो, मतलब जो ज़मीन पे धूल है, जो कब्र है, उसे खोदना बंद कर दो। ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स, उस मैन को क्या कर रहे हैं शेक्सपियर, क्या कर रहे हैं? ब्लेस कर रहे हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस दे रहे हैं कि जो उनके स्टोन को उनके कब्र के पास नहीं आ रहा है, टच नहीं कर रहा है। और कर्ज भी ही, और उस पर्सन को वो क्या कर रहे हैं? शापित कर रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, जो उनके कब्र के पास आके उनके हड्डियों को टच कर रहा हो। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? शेक्सपियर के टूम्ब पर ये लाइनें लिखी गई हैं, इंस्क्रिप्ट है। नेक्स्ट, वेयर फ्रॉम द लाइन्स, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? फॉर फियर नो मोर द हीट ओ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस दाउ दाई वर्ल्डली टास्क हैस्ट डन होम आर्ट गॉन एंड देन टीन दाई वेजेस। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? हाँ, तो ये लाइनें आपकी सिम्बलिन में आती हैं। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? सिम्बलिन में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजा ऑफ, तो शेक्सपियर का जो वीनस एंड एडोनिस है ये कितनी स्टैंजा में लिखा गया है? 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है, 1593 में लिखा गया है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो हम जल्दी बस एक समझ लीजिए कि 1 शॉर्ट रिविज़न है, हम जल्दी जल्दी करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देंगे, लेकिन आदत से मजबूर है ना, कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। टू विच कैटेगरी दैट 2 वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज बिलोंग टू। तो यहाँ पे कहा जा रहा है
कि विलियम शेक्सपियर की दो वर्क हैं, दो ऐसे वर्क हैं विलियम शेक्सपियर के, वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्रीज, ये किससे बिलोंग करते हैं? तो दोनों ही इनके जो पोएम है वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रीज, ये क्या है? एक नैरेटिव पोएम है जो 1593 में ये आया था और ये आया था 1594 में। ठीक है, ये 6 स्टैंजा में लिखा गया था और ये 7 स्टैंजा में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अक्सर इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि विलियम शेक्सपियर के लिए कहा जाता है? तो बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। ओके, नेक्स्ट, हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजिडी। तो ये जो सेलिब्रेटेड बुक है शेक्सपियरियन ट्रेजिडी, इसको लिखने वाले कौन है? AC ब्रैडले ने लिखा है, 1904 में लिखा है। नेक्स्ट वन, whom does पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लियर्टीज। तो पोलोनियस फ्रांस किसे भेजता है लियर्टीज पे नज़र रखने के लिए? तो रेनाल्डो को भेजता है। नेक्स्ट, Which of the following actors played the title role in the first performance of many of Shakespeare plays including जैसे हैमलेट हो गया, ओथेलो, रिचर्ड थर्ड एंड किंग लियर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्टर ने हैमलेट, ओथेलो, रिचर्ड थर्ड और किंग लियर जैसे शेक्सपियर के कई प्ले के प्रदर्शन में शीर्षक भूमिका निभाई है? तो रिचर्ड बर्बेज ने हैमलेट में, ओथेलो, रिचर्ड थर्ड एंड किंग लियर में बहुत सारी परफॉर्मेंस उसने निभाई है, रिचर्ड बर्बेज। नेक्स्ट, विद दिस की, यानी कि एक सोनेट की बात करा जा रहा है। की किसकी बात हो रही है? शेक्सपियर के सोनेट की बात कर रहे हैं। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, इस की से यानी कि अपनी सोनेट से शेक्सपियर ने अपने दिल को खोल के रख दिया है। ये जो वर्ड्स है ना, ये किसके हैं? ये वर्ड्सवर्थ के हैं। इस कॉल नॉट दिस सोनेट, इनका एक वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसमें ये लाइनें वो कहते हैं। और यहाँ पे की बात किसकी हो रही है? जो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं उसकी बात कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ कि 154 सोनेट्स में विलियम शेक्सपियर ने क्या कर दिया है? अपने दिल को खोल के रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं, कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी, कैरेक्टर डेस्टिनी नहीं है, बट देयर इज़ अ कैरेक्टर एंड डेस्टिनी इज़ अ रिमार्क बाई। मतलब यहाँ पे शेक्सपियर की ट्रेजेडी में जो कैरेक्टर हैं वो डेस्टिनी नहीं है, बल्कि जो कैरेक्टर और डेस्टिनी है, इस तरह का रिमार्क किसने किया है कि कैरेक्टर डेस्टिनी नहीं है लेकिन कैरेक्टर और डेस्टिनी है। ठीक है, इस तरह का रिमार्क किसका है? तो निकोल का है। ओके, नेक्स्ट, द लोनाटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, दोज वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर आर टेकन फ्रॉम। तो ये जो लाइनें हैं, पागल, प्रेमी, कवि, कल्पना, ये सारी लाइनें शेक्सपियर के ये जो शब्द हैं ये कहाँ से लिए गए थे? ये लोनाटिक एंड द लवर, तो मिडसमर नाइट ड्रीम की ये लाइनें हैं, द लोनाटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। ओके, आई थिंक ये जो लाइनें हैं ना, ये थीसियस की लाइनें हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये थीसियस की ही लाइनें हैं आई थिंक। ओके, चलिए नेक्स्ट, हिप्पोलिटा और थीसियस की जो बातें होती हैं। अबाउट टोटल्स मिसलेनी, अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर प्ले शेज, मतलब टोटल मिसलेनी के बारे में शेक्सपियर के प्ले का एक कैरेक्टर क्या कहता है? आई हैड रेदर दैन 40 shillings, आई हैड माई बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हेयर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो शेक्सपियर के प्ले का एक कैरेक्टर है टोटल मिसलेनी के बारे में कहता है कि आई हैड रेदर दैन 40 shillings, कि क्या कह रहा है कि मेरे पास 40 से अधिक, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई हैड रेदर दैन 40 shillings, मेरे पास 40 से अधिक। आई हैड माई बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हेयर, मेरे जो सॉन्ग्स और सोनेट्स की बुक यहाँ थी, 40 से अधिक मेरे पास बुक थी किसकी? सॉन्ग एंड सोनेट्स की। यहाँ पे हु इज़ द स्पीकर एंड इन विच प्ले, तो ये स्पीकर कौन है और किस प्ले का वो स्पीकर है? तो सिलेंडर है वो कैरेक्टर कौन है? सिलेंडर है। और कहाँ पाया जाता है ये कैरेक्टर? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। ये प्ले का एक कैरेक्टर है सिलेंडर, ये बातें कहता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन,
Venus and Adonis by Shakespeare is written in 6-line stanza but Rape of Lucrece is composed in। तो Venus and Adonis ये लिखी गई है 6-line stanza में, लेकिन Rape of Lucrece केवल 9 stanza में लिखी गई है। मैंने अभी बता ही दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोएम्स। शेक्सपियर ने अपनी पोएम्स को डेडिकेट किया है वेनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रीज, अलॉन्ग विद हिज 126 सोनेट्स। ये सारी पोएम्स उन्होंने किसे डेडिकेट किया है? तो अ लव साउथहैम्पटन को उन्होंने किया है, साउथहैम्पटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेनरी रियोस्ले थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वॉज शेक्सपियर। ये क्या है? हेनरी वियोस्ले और थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ये क्या है? ये पैट्रोन है और फ्रेंड है। शेक्सपियर के क्या है? पैट्रोन है। पैट्रोन बोल सकते हैं संरक्षक, और मित्र हैं। नेक्स्ट, हु कोलाबोरेटेड शेक्सपियर इन द राइटिंग ऑफ? तो शेक्सपियर के लेखन में किसने सहयोग किया है? तो जॉन फ्लेचर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द प्ले हेनरी एट बिफोर इट्स पब्लिकेशन इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623? माने यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हेनरी एट जो प्ले है इसका टाइटल क्या है, इसका दूसरा टाइटल क्या है? ये जो फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश होने से पहले इसका जो दूसरा टाइटल है वो क्या है, ये बताना है। सिंपली यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेनरी एट जो प्ले है इसका दूसरा टाइटल क्या है, जो फर्स्ट फोलियो 1623 में ये पब्लिक हुआ था। तो ऑल इज़ ट्रू, अभी मैंने बताया ऑल इज़ ट्रू, और ये अनफिनिश्ड वर्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ, यहाँ पे डैश था, at the Globe Theatre in 1613, a cannon shot employed for special effects ignited the theatre's thatched roof and the beams, burning the original Globe building to the ground। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 1613 में ग्लोब थिएटर के एक, यहाँ पे बताना है क्योंकि यहाँ पे एक वो था, फिल इन द ब्लैंक्स था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1613 में ग्लोब थिएटर के एक प्रदर्शन के दौरान विशेष प्रभाव के लिए इस्तेमाल की गई एक तोप की गोली से थिएटर की जो छप्पर वाली छत है उसमें आग लग गई थी, जिसमें मूल ग्लोब इमारत जलकर क्या हो गया था, जिसमें जो ओरिजिनल ग्लोब है उसकी जो इमारत है वो जलकर राख हो गई थी। ठीक है, तो किसके परफॉर्मेंस से हो रहा था उस समय? कौन सा ऐसा परफॉर्मेंस हो रहा था? तो हेनरी एट परफॉर्मेंस हो रहा था। ठीक है, इसी वजह से आग लगी थी 1613 में। क्यों आग लग गई थी? क्योंकि विशेष प्रभाव के लिए इस्तेमाल की गई एक तोप की गोली से थिएटर के छप्पर में जाके चली गई और उस वजह से आग लग गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल? तो किस प्ले में शेक्सपियर ने अ रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया है? रिचर्ड थर्ड में। ठीक है, रिचर्ड थर्ड में उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज इज बेस्ड ऑन। तो ये द कॉमेडी ऑफ एरर्स ये विलियम शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट कॉमेडी है। सबसे शॉर्टेस्ट प्ले की बात होगी तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स है, सबसे लॉन्गेस्ट प्ले की बात होगी तो हैमलेट है। तो शॉर्टेस्ट ये प्ले है इनका, और ये वन ऑफ द मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज़ है। लेकिन ये बेस्ड किस पे है ये पूछा जाता है। मैनेचमी बाय प्लेटोस का एक वर्क है मैनेचमी, ये प्लेटोस द्वारा लिखा गया है मैनेचमी, इसका ये इसी पे बेस्ड है कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी? तो शेक्सपियर की जो मेजर ट्रेजेडी का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? सबसे पहले हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। होकम से आप याद रख सकते हैं, होकम। चलिए नेक्स्ट वन, विच वर्ड्स इज मोस्टली यूज बाय शेक्सपियर इन हिज प्ले? तो कौन से वर्ड्स को सबसे ज़्यादा शेक्सपियर द्वारा यूज़ किया गया है अपने नाटक में, अपने प्ले में? तो ब्लैंक वर्ड्स को उन्होंने यूज़ किया है। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? जो अनराइम्ड होता है, जिसमें राइम नहीं होता है, ओनली मीटर होता है, जो एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। शेक्सपियर की जो सोनेट है आर इन द फॉर्म, शेक्सपियर की सोनेट उसकी फॉर्म क्या होती है, किस फॉर्म में होता है? तो 3 क्वार्टरन्स होती है, एक राइमिंग कॉपलेट होता है। 3 क्वार्टरन्स होता है यानी कि 4-4 लाइनों का 3 क्वार्टरन, और एक राइमिंग कॉपलेट होती है जो 2 लाइन की होती है। नेक्स्ट,
द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन, तो शेक्सपियर के जो अर्ली प्लेज हैं, जो शुरुआती नाटक हैं, वो किसके बीच लिखे गए थे? तो 1589 से 1595 के बीच में लिखे गए थे। नेक्स्ट वन, शेक्सपियर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क्स बिटवीन, तो शेक्सपियर ने अपने बहुत जाने माने जो वर्क हैं वो किसके बीच उन्होंने प्रोड्यूस किया था, ये बताना है। शेक्सपियर की जो शेक्सपियर के जो वर्क हैं ये बताना है। शेक्सपियर ने अपनी अधिकांश जो जानी मानी जो रचनाएं हैं वो किसके बीच लिखी थी? हाँ, प्रोड्यूस की थी, तो 1589 एंड 1613 के बीच में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिज अर्ली प्लेज वर प्राइमरली, इनके जो अर्ली प्लेज थे वो मुख्य रूप से क्या थे? तो कॉमेडीज़ थे और हिस्ट्रीज थे। सबसे पहले इन्होंने कॉमेडीज़ लिखा और हिस्ट्रीज लिखा। इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ शेक्सपियर रोड, अपने लास्ट फेज में, अपने जीवन के लास्ट फेज में शेक्सपियर ने क्या लिखा? एक ट्रेजिक कॉमेडी लिखी। ट्रेजिक कॉमेडीज़ उन्होंने लिखा जिसे रोमांसिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ड्रामेटिक रोमांस के नाम से जाना, जैसे पेरिकल्स हो गया, विंटर्स टेल हो गया, सिम्बलिन हो गया, टेम्पेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज एरा, आई थिंक हिज एरा है, ओके, हिज एरा है ये, हिज एरा, मतलब इट इज़ सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज एरा, मतलब ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर ने जूलियस सीजर की रचना अपने युग की कुछ घटनाओं पर आधारित की थी। वो क्या था? वो कौन सा इंसिडेंट था जिस पे जूलियस सीजर बेस्ड है, जिस पे जूलियस सीजर लिखना पड़ा शेक्सपियर को? द रेबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, मतलब जो ड्यूक ऑफ एसेक्स का विद्रोह, ये इंसिडेंट हुआ था, तब जाके इन्होंने क्या लिखा था? इस पे बेस्ड इसीलिए कर दिया है इन्होंने, जूलियस सीजर, इनके दिमाग में आया था जूलियस सीजर लिखना, इन्होंने लिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट कीट्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑथर है किसके लिए मतलब नोटेड है, विख्यात है कि कीट्स को नकारात्मक क्षमता कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नोटेड फॉर व्हाट कीट्स कॉल्ड, जिसे कीट्स ने कहा था नेगेटिव कैपेबिलिटी, तो किस राइटर को उन्होंने कहा था? तो शेक्सपियर ने, ओके, शेक्सपियर ने, ओके। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइटर है वो किस लिए नोटेड है, किस लिए विख्यात है कि कीट्स को नेगेटिव कैपेबिलिटी कहा जाता है? तो शेक्सपियर। नेक्स्ट, शेक्सपियर वोन ग्लोब थिएटर बट इट वॉज बर्न ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के पास क्या था? ग्लोब थिएटर था, लेकिन इसे प्रदर्शन के दौरान जला दिया गया था। किस प्रदर्शन, कौन सा प्ले उनका परफॉर्म हो रहा था जब ये जला था? तो हेनरी 8। नेक्स्ट, हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर, ये किसने लिखा है? किसने लिखा कि कोई भी व्यक्ति कभी भी इससे बेहतर ट्रेजेडी नहीं लिखेगा, लियर से बेहतर ट्रेजेडी नहीं लिखेगा? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यानी कि जेबी शॉ ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विलियम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज, विलियम शेक्सपियर का ये मेजर फॉर मेजर क्या है? एक कॉमेडी है जिसे हेड ट्रिक, बैड ट्रिक और डार्क कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसने प्यार किया जो पहली नज़र में ना किया हो, ऐसा प्यार ही किया जो पहली नज़र में ना हो। शेक्सपियर यूज्ड इट इन एज यू लाइक इट, शेक्सपियर ने ये लाइनों को यूज़ किया है एज यू लाइक इट में। बट हु इज़ द कंपोजर ऑफ दिस इमॉर्टल लाइन, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इस इमॉर्टल लाइन की इस इमॉर्टल लाइन का कंपोजर वास्तव में कौन है, किसने इसका सबसे पहले यूज़ किया था? तो दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोस पोयम हीरो एंड लेंडर। क्रिस्टोफर मार्लो का एक पोयम है हीरो एंड लेंडर, ये इसकी लास्ट लाइन है। हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, ये इसकी लास्ट लाइन है। ठीक है, तो इसका क्या कर दिया, इस टाइटल को उठा के शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में कर दिया। और एज यू लाइक इट में किसने बोला है ये लाइनें? तो एज यू लाइक इट में दीज लाइन्स आर स्पोकन बाई शेफर्डेस, जो रहती है, जो गडेरिया रहती है, फेबे लाइनें कहती है। ओके, तो ये लाइनें कौन कहता है? शेफर्डेस एज यू लाइक इट की फेबे कहती है। बट एक्चुअल में ये लाइनें कहाँ पे रहती है? इमॉर्टल लाइन, ये इसका कंपोजर कौन है? तो क्रिस्टोफर मार्लो की जो पोयम है हीरो एंड लेंडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेक्सपियर बोरोड द फार्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम, तो शेक्सपियर ने जो ये रोमांटिक कॉमेडी का फार्मूला इन्होंने कहाँ से बोरो किया था? तो रॉबर्ट ग्रीन से, इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन ने इन्हें कहा था आप स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्लेज इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पोंडेस्टो,
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जो रॉबर्ट ग्रीन का पोंडेस्टो जो वर्क है इसका ड्रामेटाइजेशन है। तो विंटर्स टेल, विंटर्स टेल ये याद रखिएगा, विंटर्स टेल। मतलब निम्नलिखित में से क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से शेक्सपियर का कौन सा ऐसा नाटक है जो रॉबर्ट ग्रीन के पोंडास्टो का एक नाट्य रूपांतरण है, एक ड्रामेटाइजेशन है, ये एक रूपांतरण है। तो याद रखिएगा इस पे बेस्ड है, यानी कि रॉबर्ट ग्रीन की पोंडास्टो ये विंटर टेल इस पे बेस्ड है शेक्सपियर का। ओके, फिर इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गई है। बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।